तरह की बैठकें होती हैं उसमें ज़्यादातर मैं लोगों से इसलिए सवाल लेता हूँ कि आप तो भाई पहले से वो लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, टीवी है और जो कुछ भी समाज में हो रहा है आपके पास इतना समय जरूर है कि अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर अपना विचार रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बिहार की दुर्दशा है और उस दुर्दशा में यहाँ के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों की जो भूमिका है उस पर मैं अक्सर ही कहता हूँ कि ग्रीस में बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर लोकतंत्र में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जो बिहार में लोगों की दुर्दशा है उसकी मुख्य वजह यही है कि यहाँ पर जो समझदार लोग हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी या चेतना वाला बताते समझते हैं, उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं। राजनीति से सरोकार होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति राजनीति में चला जाए चुनाव लड़ने। लेकिन जैसे अभी आपने जो सवाल पूछे, ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछवाते हैं कि जरा देखें तो कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका पिछले 2-2.5 वर्ष में हमने गांव-गांव जाकर उत्तर नहीं दिया। और ये आपकी सामाजिक राजनीतिक उदासीनता को दिखाता है कि आप पटना में रहते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पर रोज खबर देख रहे हैं, लेकिन वो सब देखने के बाद भी एक तरह से आप बिल्कुल आपने बैराग ले लिया हुआ। प्रशांत किशोर कैसे रोजगार पैदा करेंगे, यहाँ से पलायन कैसे दूर होगा, कम से कम 10,000 बार इस बात को मैंने समझाया, फिर आज भी समझाएंगे। यहाँ पर भैया क्राइम कैसे रुकेगा इस पर भी बताया गया, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा इस पर भी बात की गई, शिक्षा कैसे सुधरेगी हर गांव में लोगों ने सवाल पूछा है, भैया जाति से कैसे निपटिएगा, आप पर भरोसा कैसे करें। जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, यही भी सवाल है जो हर आदमी पूछता है। ये भाई चुनाव पर काहे भरोसा करें, आप पर भरोसा करेंगे तो इसका क्या गारंटी है सुधर जाएगा, आप शिक्षा कैसे सुधारिएगा, आपके पास ऐसा कौन जादू है कि आप यहाँ रोजगार दे दीजिएगा, पलायन बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। इन सारे सवालों का जवाब कम से कम दिया होगा मैंने तो 100 बार दिया। हर शहर में, हर गांव में और हर यूट्यूब पर, फेसबुक पर उपलब्ध है। आपके शायद फीड में आता भी होगा, आपने देखा, देखकर किनारे कर दिया, फिर यहाँ आए तो सोच रहे कि प्रशांत किशोर से पूछना है, चलिए अभी इनका हवा निकालते जाके पूछते हैं ये कैसे पलायन सुधार देंगे। तो इसीलिए आप पूछे हैं, आपका सम्मान है, लेकिन अब इसका आप जवाब भी सुन लीजिए। सबसे पहली जो बात है कि बिहार में ये दुर्दशा इसलिए है कि जो अपने आप को यहाँ बुद्धिजीवी या चेतनशील मानते हैं, उन्होंने खुद को या यहाँ की व्यवस्था ने उनको राजनीति से अलग कर दिया। ये मेरा परसेप्शन नहीं है, इसको आप वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में देख लीजिए। पूरे देश में सबसे कम अगर कहीं वोटिंग होता है तो वो बिहार है, और पूरे बिहार में सबसे कम अगर कहीं वोटिंग होता है तो पटना शहर है। पटना शहर में सबसे कम वोटिंग कहाँ होता है, जहाँ पर आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। तो मेरे भाई आपको वोटों देने नहीं जाते और घंटों घंटा बैठ के बतिया रहे हैं शिक्षा कैसे सुधरेगा, यहाँ पर बिहार को सुधारा कैसे जाएगा। बिहार को तब तक नहीं सुधारा जा सकता है जब तक आप नहीं सुधरिएगा। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, मैं आपको मन से कह रहा हूँ। लोग कहते हैं भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था। भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, हम लोग भी
साइंस कॉलेज में पढ़े हैं तो इसी पटना में थे। भाई ट्रैफिक की समस्या आज से थोड़ी ना है, ये तो वर्षों से है, सुधर नहीं रहा। जैसे ट्रैफिक नहीं सुधर रहा है तो आप भी तो नहीं सुधर रहे हो। कितनी बार इनके एमएलए को जिताए हो, जरा बताइए तो। पटना के लोग बताएं, जब हम थक जाते हैं सवाल सुनते सुनते तो पूछते हैं अच्छा बताओ तुम्हारा एमएलए कितना बार से जीत रहा है? कहता भैया 4 बार से। एमपी कितना बार से जीत रहे हैं? तो भैया 3 बार से एमपी साहब, उससे पहले उनके बाबू जी जीत रहे थे। अरे भाई दोनों बात कैसे हो रही है कि ट्रैफिक की समस्या भी नहीं निपट रही है, शिक्षा भी नहीं सुधर रहा है, क्राइम भी कम नहीं हो रहा है, अब फिर जाकर आप उसी एमएलए को वोट भी दे रहे हैं। लोगों का सीधा जवाब है क्या करें भैया, विकल्प नहीं है। अरे बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए ईवीएम पर नोटा है कि नहीं है? नोटा है कि नहीं है? कहता है भैया विकल्प नहीं है। कुछ लोग कहता है भैया नोटा देंगे तो वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे किसने कहा बर्बाद हो जाएगा? अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट पड़ जाए तो ये कानून है कि जितने लोग चुनाव लड़े उनको हट के किसी नए लोगों को फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। आपको दबाए नहीं होगा। जब चुनाव होता है तब आपको ना ट्रैफिक दिखता है, ना कानून व्यवस्था दिखती है, तब ना आपको शिक्षा दिखता है, ना भ्रष्टाचार दिखता है। उस दिन दिखता है हमारा जात वाला कौन आदमी खड़ा है, हमारे जात वाला कौन आदमी खड़ा है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, और यहाँ पर बैठ के बतिया रहे हैं शिक्षा रोजगार, तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये भाई साहब कह रहे हैं 4 महानगर जिता के भेज दीजिए। अरे भाई आप जिताइए या हाराइए, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप लोग जो हैं पटना में खासकर आपने तय किया हुआ है कि भाई हम आरजेडी को दे नहीं सकते हैं तो भाजपा जिसको खड़ा कर दे, गाय बैल बकरी घोड़ा जिसको खड़ा करेगा उसी को वोट जाकर दीजिएगा। काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं यहाँ पर? भैया शिक्षा कैसे सुधारिएगा? ऐसा लगता है कि सुनने के बाद आप सुधर जाइएगा। अरे भैया आपको जाकर वोटवा वही देना है। अब आपको ये देखना है भाई, आपको जन सुराज पर भरोसा करना। लोग पूछ रहे भाई साहब बी टीम है, सी टीम है, बहुत लोग ये भी कहता है जन सुराज पर क्यों भरोसा करें, इसका क्या गारंटी है कि प्रसाद किशोर नहीं गलत करेंगे? ये सही सवाल है भाई। इसका क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जन सुराज आपके साथ धोखा नहीं करेगा? ये सवाल सही है। तो भाई इसका जवाब होना चाहिए। इसका जवाब ये है कि मान लीजिए कि आपको चीनी का रोग हो गया, आप यहाँ पटना में किसी डॉक्टर से जाएंगे दिखाने, तो डॉक्टर साहब दवा लिख कर देंगे और आपको ये बताएंगे कि भाई चीनी के रोग का इलाज नहीं हो सकता है, आप दवा खाते रहिए, चीनी का लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा, चीनी मत खाइए, चावल मत खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। आप घर पर आए, आपने अपने पत्नी को बच्चे को बताया कि भाई ये डॉक्टर बोला है चीनी का रोग सुधरेगा नहीं। फिर किसी ने आपको एक दिन आकर ये बताया, अरे भाई दिल्ली में एक नया अस्पताल, नया डॉक्टर खुला है, वो वहां पर लोग बता रहे हैं कि चीनी का इलाज संभव है। आप रिजर्वेशन कराइएगा, एरोप्लेन का टिकट लीजिएगा, वहां दिल्ली पहुंचिएगा। चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं। आप उस डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने कहा बिना इलाज तो है, बिल्कुल चीनी का रोग ठीक हो सकता है, लेकिन अभी ये नई दवा आई है, 50% चांस है ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। अगर आप अनुमति देंगे, अगर आप सहमति देंगे तो मैं आपको ये दवा दे सकता हूँ, प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। आप क्या कहिएगा कि 50% चांस है ना डॉक्टर साहब? ये एक सवाल पूछिएगा और दूसरा सवाल पूछिएगा कि अच्छा इसको खाने से कोई नुकसान तो नहीं ना होगा? तो अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि ना नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन 50% संभावना है कि ठीक हो भी सकता है, 50% संभावना है कि ठीक नहीं भी हो सकता है, तो मेरे भाई आप तुरंत कहिएगा कि सर दीजिए, ऐसे भी हम जी रहे हैं, कम से कम नया ट्राई करके देख लेते हैं। तो जन सुराज वही नई दवा है, ये काम कर भी सकती है, काम नहीं भी कर सकती। अब तो पहले से भाजपा राजद कांग्रेस है,
वो पुरानी चीनी की दवा है जिसको खा होकर आप देख लिए हैं, आपको मालूम है कि इससे बेहतर अब सुधार नहीं हो सकता। तो मेरे भाई आप तय कर लीजिए कि आपको नई दवा ट्राई करनी है, आपकी पुराना एक्सपायर मेडिसिन ही खाते रहना, क्योंकि हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे नहीं कि हम आपको नहीं ठगेंगे। भाई इतना बेवकूफ तो हम नहीं है। आपके पास लोकतंत्र में इतना बढ़िया हथियार है, 5 बरस आपको भरोसा किसी पर सिर्फ 5 ही बरस करना, ठीक लगे तो जारी रखिए, ना ठीक लगे तो हटाइए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें 1/3 देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। तो 5 राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 5 राज्य में 1/3 देश की इकोनॉमी है। जब देश आजाद हुआ तो ये 5 राज्य करीब करीब बिहार के बराबर ही थे। आज वो इतने आगे कैसे हो गए? वहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वहाँ पर भी बहुत भ्रष्टाचार है, वहाँ पर भी नेता सब बदमाशी करता है, वहाँ पर भी अफसर लूट रहा है, वहाँ पर भी किसी देश का संविधान है। फिर ऐसा क्या हुआ उन 5 राज्यों में? अगर आप ध्यान से उसका अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा एक यूनिक बात, उन 5 राज्यों में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री 10 वर्ष से ज्यादा समय तक लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा। जनता पलटते रहती है, सबके मन में डर है कि अगर काम नहीं होगा तो जनता हटा देगी। अगर कल होकर आप जनसुराज को चुन दिए, जनसुराज के नेताओं में भी डर खत्म हो जाए कि जनता हमको हटा सकती है, तो वो भी काम नहीं करेगा। यही नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2015 तक काम कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि भैया हमको जनता हटा सकती है। अब उनको मालूम है कि भैया पटना में कितना भी ट्रैफिक जाम हो, पटना में नाला चाहे बरसात में आपके घर में चला जाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई ना हो, डेली गोली चल रहा, फिर आदमी क्या करता है? बहुत खराब है। लेकिन चलिए लालू जी से तो ठीक ना है, कम से कम 6 बजे के बाद घर बंद तो नहीं होना ना पड़ा, चलो भैया इसी को दे देते हैं। उसका डर ही खत्म हो गया। अब नीतीश जी का भाषण सुनिए, यही कह रहे हैं भाई पटना में 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट नहीं खुलता था। अरे भाई अगर 6 बजे रेस्टोरेंट बंद होता था या लोग घरों में भाग जाते थे, इसीलिए तो लालू यादव को हटाया हम लोगों ने, आपको बैठाया। अब 6 बजे वाली बात कह के कितना दिन शासन कीजिएगा? अब ये बताइए कि पटना बेंगलोर के जैसा कब बनेगा? जनता ये जानना चाहती है। जब तक नेताओं के मन में डर नहीं होगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। ये मत समझिए कि प्रशांत किशोर के पास या जनसुराज के पास कोई ऐसा तिलिस्म है कि हम आएंगे और सुधार हो जाएगा, नहीं हो सकता। आपने देखा आम आदमी पार्टी का क्या हुआ? लोगों ने समझा कि इनके पास कोई ऐसा हथियार है कि आएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। अरे भाई पूरे दुनिया में आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अगर किसी एक कानून से भ्रष्टाचार खत्म होता तो पूरे दुनिया में कानून लोग बना लेते। भाई मान लीजिए भारत में नहीं बना, पूरे देश पूरे दुनिया में क्यों नहीं बना? क्योंकि एक कानून बनाकर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब जो जनसुराज मूलभूत 3 बातें जो कह रहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई जाए कि वो आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर, सरकार पर बोझ न बने। 15 साल क्यों कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर में ये साइंस बताता है कि अगर 15 साल बच्चों की परवरिश, उनका संस्कार, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग ठीक हो जाए तो व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने पैर पर खड़ा होने में सक्षम हो सकता है। दूसरा बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो युवा है, 15 साल से ज्यादा उम्र का जो
व्यक्ति है उसको अब वापस ले जाकर पढ़ाया नहीं जा सकता। तो उनके लिए जल स्वराज ये कह रहा है कि उनके हाथ में इतनी पूंजी, इतनी व्यवस्था दी जाए ताकि वो रोजगार कर सके। तीसरी बात हम लोग मूल जो बात कर रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति है, अगर उसकी अपनी कोई पेंशन वगैरह नहीं है तो गरीब व्यक्तियों को कम से कम 2000 रुपया जरूर दिया जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। सिंपल भाषा में आप समझिए, यही 3 काम करना है। 15 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई हो, युवाओं के लिए रोजगार हो और बूढ़े आदमी के लिए जीने के लिए कम से कम 2000 रुपया का व्यवस्था हो। ये 3 ही मेरी प्रायोरिटी है और चौथा कोई बात नहीं करते। ये 3 कैसे होगा ये समझिए। शिक्षा यहाँ कैसे सुधरेगी? तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ शिक्षा बिगड़ी क्यों है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ स्कूल में खिचड़ी बट रहा है इसलिए शिक्षा बिगड़ गया। मेरे भाई, अगर खिचड़ी बटने से शिक्षा बिगड़ती तो 6वीं क्लास के ऊपर किसी भी स्कूल में खिचड़ी नहीं बटती है। वहां पर शिक्षा क्यों खराब है? आप में से कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है, ये नियोजित शिक्षक जो हैं इनकी गुणवत्ता खराब है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। ये भी बात सच नहीं है, क्योंकि अगर नियोजित शिक्षकों से ही शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो आप हमें बताइए कि पटना कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो ना खिचड़ी बन रहा है ना नियोजित शिक्षक पढ़ा रहा है। तो भाई, शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब हुई क्योंकि समाज और सरकार, बिहार में समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। जो समाज है उसके लिए भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो सरकारी विद्यालय है, वो सरकारी लाभ पाने का केंद्र है। लोग स्कूल में नाम इसलिए लिखवा रहे हैं कि हमको साइकिल का पैसा मिल जाए, हमको पोशाक का पैसा मिल जाए, हमको खाने का पैसा मिल जाए। वो वहां पढ़ाने के लिए नाम नहीं लिखवा रहे। और सरकार के लिए भी जो स्कूल है वो पढ़ाने का केंद्र नहीं है,